राबिया स्कूल टीचर थी, मगर शादी के बाद जैसे ही उसे तनख्वाह मिलती तो सास सारी तनख्वाह अपने कब्जे में ले लेती। आखिरकार राबिया ने फैसला किया कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया। ससुराल वालों ने मुझे मुफ्त की एटीएम मशीन समझा हुआ है। अगली सुबह नाश्ते का वक्त हुआ तो देखा चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही सास तिलमिला उठी और जोर जोर से आवाजें देने लगी कि राबिया कहाँ मर गई हो तुम? क्या नाश्ता तुम्हारी माँ बनाने आएगी? तभी बहू का जवाब सुनकर एकदम घर में सन्नाटा छा गया और सास का मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि राबिया ने कहा, आज मेरा नाम राबिया है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, घर संभालना भी जानती थी, मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसके अलावा मेरे पास एक ऐसा हुनर भी था जिसकी हर कोई तारीफ करता था। मैं बहुत अच्छे कपड़े सी लेती थी, नए नए डिज़ाइन बनाना और अपने हाथ से खूबसूरत सूट तैयार करना मुझे बहुत पसंद था। लोग अक्सर मेरी तारीफ करते हुए कहते थे कि जिस घर में ये जाएगी वहाँ खुशियाँ और रौनकें लाएगी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। उस वक्त तक मैं एक स्कूल में नौकरी कर रही थी। मैं इंग्लिश टीचर थी और स्कूल वाले मुझे हर महीने 45,000 रुपये तनख्वाह देते थे। उस नौकरी ने मुझे बहुत मोहब्बत दी थी। बच्चों को पढ़ाना मुझे दिल से पसंद था और मेरी मेहनत की वजह से स्कूल वाले भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी अम्मी अबू ने कभी भी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मेरी पूरी तनख्वाह मेरे अपने पास रहती थी। मैं अपने लिए खूबसूरत सूट बनवाती थी और कई बार खुद भी सी लेती थी। जब दिल चाहता नया मोबाइल खरीद लेती, कभी अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने चली जाती, कभी शॉपिंग कर लेती। मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, ना किसी चीज़ की फिक्र थी और ना किसी किस्म की परेशानी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन मेरा ये सुकून उस वक्त बर्बाद हुआ जब मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझसे मोहब्बत के दावे करना शुरू कर दिए। दरअसल वो अपनी छोटी बहन को हमारे स्कूल से लेने आया था। न जाने उसने मुझे कब और कहाँ देखा और पसंद कर लिया। फिर किसी न किसी तरह उसने मेरा नंबर भी हासिल कर लिया। शुरू-शुरू में वो मुझे सिर्फ मैसेज करता था, लेकिन मैं उसके मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मुझे ऐसे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सिलसिला 1-2 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक चलता रहा। वो रोज़ाना कभी न कभी मैसेज ज़रूर करता था। कभी लिखता कि सिर्फ एक बार जवाब दे दें, कभी कहता मुझसे सिर्फ एक दफ़ा बात कर लें, कभी लिखता कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं हर बार उसके मैसेज को नज़रअंदाज कर देती थी। आखिर एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि एक बार जवाब देकर उसे साफ-साफ मना कर देती हूँ, ताकि ये रोज़ मैसेज करना बंद कर दे। मैंने गुस्से में उसे जवाब दिया, लेकिन न जाने कैसे वो एक जवाब बातचीत में बदल गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी बातें होने लगी, वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं है। मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ लम्हे खामोश रही। फिर मैंने उससे कहा कि इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। अगर आप वाकई संजीदा हैं, तो अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता भेज दें। अगर मेरी अम्मी अब्बू को रिश्ता पसंद आया, तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी है। वो फ़ौरन बोला, आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? मैंने कहा, अगर मेरे अम्मी अब्बू राज़ी हुए, तो मेरी तरफ से इनकार नहीं होगा। इसका नाम शहज़ाद था। वो शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था। गुफ्तगू में बड़ी शाइस्तगी से करता था। उसने मुझे अपने घर वालों के बारे में भी सब कुछ बताया। उसने कहा कि उसकी एक छोटी बहन है, जो मेरे ही स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ती है। एक बड़ी बहन है, एक सबसे बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है। अम्मी अब्बू हैं, एक छोटा भाई भी है। चंद दिन बाद शहजाद ने बाकायदा अपने घर वालों के जरिए मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरी अम्मी अब्बू को ये रिश्ता पहली नज़र में बहुत मुनासिब लगा। लड़का अच्छी नौकरी करता था, उन लोगों का अपना घर था, अपनी गाड़ी थी। अगरचे घर सिर्फ 5 मरले का था, लेकिन अब उसे डबल स्टोरी बनाकर बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया था। हर चीज़ साफ सुथरी और तरतीब से थी। अब्बू ने शहजाद से कहा कि वो अपनी पूरी फैमिली को हमारे घर ले आए, ताकि सब लोग एक दूसरे से मिल लें। चंद दिन बाद वो लोग हमारे घर आए। उन्होंने आने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। सब निहायत अच्छे अंदाज में आए थे। उनका रवैया भी बहुत अच्छा था। मेरी सास मेरे सामने बैठी मुझे गौर से देखने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, बेटा आप क्या करती हैं? मैंने अदब से जवाब दिया, जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। उन्होंने फौरन अगला सवाल किया, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? मैंने कहा, जी 45,000 रुपये। ये सुनते ही वो हैरान हो गई और बोली, स्कूल वाले तो हमारी बेटी से ज़्यादा फीस लेते हैं। हमारी बेटी भी इस स्कूल में पढ़ती है, तनख्वाह तो वाकई कम नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी इंग्लिश टीचर की तनख्वाह इतनी ही होती है, बाकी टीचर्स की तो इससे कम भी है। वो बोली, अच्छा चलो
ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलकर तनख्वाह और भी बढ़ जाएगी। मैंने कहा जी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरी तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, फिर हर 6 महीने बाद 5,000 रुपये बढ़ते गए और अब 45,000 हो चुके हैं। वो खुश होकर बोली, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ अपने पैसों का क्या करती हो? इससे पहले कि मैं जवाब देती मेरी अम्मी बोली, हमने आज तक इससे 1 रुपया भी नहीं लिया, ये अपनी कमाई अपने ऊपर खर्च करती है। ये सुनकर वो सब एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब आप लोग भी हमारे घर आ जाएं, हमारा घर देख लें, फिर आराम से फैसला कर लीजिएगा। उस दिन के बाद जब वो लोग वापस चले गए तो रात को हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अब्बू ने खाते हुए कहा, मुझे तो लोग बहुत अच्छे लगे हैं, काफी मुनासिब खानदान मालूम होता है। अम्मी ने कहा, हाँ पहली मुलाकात थी इसलिए ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि उन्होंने ज्यादातर बातें राबिया की तनख्वाह के बारे में ही की हैं और किस चीज के बारे में इतना नहीं पूछा। अब्बू मुस्कुराकर बोले, अरे भाई ये तो कोई छोटी बात नहीं, आजकल के जमाने में अगर लड़की इज्जत वाली नौकरी करती हो और 45-50 हज़ार रुपये कमाती हो तो लोग जरूर हैरान होते हैं। मैंने भी अम्मी की तरफ देखकर कहा, हाँ अम्मी आजकल टीचिंग में इतनी तनख्वाह आसानी से नहीं मिलती, फिर कमाने वाली लड़की का अपने ससुराल में अलग रोब होता है। आप चूंकि हाउस वाइफ रही हैं इसलिए शायद इन चीज़ों को महसूस नहीं करती। अम्मी सिर्फ मुस्कुरा दी और खामोश हो गई। चंद दिन बाद हम लोग भी उनके घर गए, उनका घर बहुत पसंद आया, सब लोग भी अच्छे लगे। हर चीज़ देखने और समझने के बाद आखिरकार दोनों खानदानों ने खुशी खुशी हमारा रिश्ता तय कर दिया। शादी भी बहुत अच्छे तरीके से हुई, ना उन लोगों ने कोई अजीब रस्म की बात की और ना ही किसी गैर जरूरी रस्म और रिवाज पर जोर दिया। मेरी कोई बहन भी नहीं थी जो दूध पिलाई की रस्म करती है, इसलिए सब कुछ सादगी और खुशी के साथ हुआ और यूं मेरी शादी शहजाद से हो गई। शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे, हर गुजरता दिन खुशियां लेकर आ रहा था। हनीमून पर जाने की बात जरूर हुई, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मुसीबत नहीं हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नौकरी थी। मेरी छुट्टियां बहुत कम थी, मैंने सिर्फ 10 दिन की छुट्टियां ली थी। उनमें से 3 दिन मेरे मैके में गुजर गए, जबकि बाकी एक हफ्ता ससुराल में गुजरा। अब पीर के दिन मुझे दोबारा स्कूल जाना था। पीर की सुबह मैं जल्दी उठ गई, तैयार हो रही थी कि मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बेटा आज शाम को तुमसे कुछ मीठा बनवाएंगे, 1 हफ्ता हो गया है शादी को। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी जरूर, स्कूल से आकर बना दूंगी। वो खुश हो गई और मैं स्कूल चली गई। स्कूल पहुंची तो सब साथी टीचर्स मेरे गिर्द जमा हो गई। हर कोई यही पूछ रहा था कि शादी के बाद जिंदगी कैसी गुजर रही है, ससुराल वाले कैसे हैं, शोहर कैसा है। मैं भी मुस्कुराकर सबको यही बता रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा शोहर बहुत अच्छा है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, घर का माहौल भी अच्छा है। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं सीधी घर आई, कपड़े बदले और फौरन किचन में जाकर मीठा बनाना शुरू कर दिया। सबने बहुत शौक से खाया और मेरी तारीफ भी की। बस उसी दिन से आहिस्ता आहिस्ता किचन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सुबह के वक्त तो मैं घर में होती ही नहीं थी क्योंकि मुझे स्कूल जाना था, लेकिन शाम को वापस आते ही मेरा सारा काम संभाल लेती थी। शाम की चाय बना देती, रात का खाना तैयार करती, अगर बर्तन भी पड़े होते तो वो भी धो देती, घर में कोई छोटा मोटा काम रह जाता तो वो भी कर देती। इतवार के दिन कपड़े धोने की मशीन भी मैं ही चलाती थी ताकि घर वालों को आराम रहे। अगर देखा जाए तो एक नौकरी करने वाली लड़की होने के बावजूद मुझसे काफी ज्यादा काम लिया जा रहा था। कई बार जिस्म बुरी तरह थक जाता। सुबह स्कूल जाना, फिर पूरा दिन बच्चों को पढ़ाना, फिर वापस आकर घर के कामकाज आसान नहीं था, लेकिन फिर मैं खुद अपने आप को संभाल लेती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो शायद मुझे इज्जत न मिले, इसलिए जितना मुझसे हो सकता था मैं खामोशी से करती रहती थी। ना कभी किसी से शिकायत की, ना ही कभी किसी को थकान का एहसास होने दिया। मेरी शादी 6 या 7 तारीख को हुई थी, इसलिए शादी से पहले तनख्वाह भी मुझे मिली थी और वो मैं अपने ऊपर खर्च कर चुकी थी। इसी से मैंने शादी की काफ़ी खरीदारी की थी। मैं अपने कपड़े बनवाए थे, कुछ चीज़ें अपने लिए खरीदी थी। अपनी अगली तनख्वाह आने वाली थी और इसमें सिर्फ 2-3 दिन बाकी थे। एक दिन मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी। बाहर ड्राइंग रूम में मेरी सास फोन पर किसी औरत से बात कर रही थी। उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, मैंने एक बहुत खूबसूरत जोड़ा देखा है, आज तक मैंने 30,000 का जोड़ा नहीं पहना, लेकिन इस दफ़ा ज़रूर पहनूंगी। फ़ोन से दूसरी औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई दी, क्या बात है, इस दफ़ा तुम्हारी लॉटरी निकल गई है क्या? मेरी सास हंसकर बोली, लॉटरी ही समझ लो। मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं खामोशी से अपना काम करती रही और फिर वो बात मेरे जहन से निकल गई। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी तनख्वाह मेरे दोपहर के वक्त मेरी सास मेरे कमरे में आई, मुस्कुराते हुए बोली, बेटा पी आ गई है तुम्हारी? मैंने कहा, जी आ गई है। फिर मैंने खुशी से बताया, इस बार 50,000 आई है क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए थे और हाँ 6 महीने बाद 5,000 रुपये बढ़ते हैं। वो फौरन बोली, देखा
हमारे घर आई हो तो तुम्हारी तनख्वाह भी 50,000 हो गई है। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि अगर मैं इनके घर ना आती तभी मेरी तनख्वाह बढ़नी ही थी, क्योंकि ये तो स्कूल का पहले से तयशुदा उसूल था। लेकिन मैं खामोश रही। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, अच्छा लाओ मुझे अपनी तनख्वाह दे दो। मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोली, बेटा अभी शादी पर बहुत खर्चे हुए हैं, तुम्हारे शौहर कोई भी इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाता, दूसरा बेटा भी छोटा है, ये पूरा घर तुम्हारे अब्बू की पेंशन पर चल रहा है। इस दफा अपनी तनख्वाह मुझे दे दो, बहुत खर्चे हैं, अगली बार चाहे मत देना। मैं कुछ लम्हे खामोश रही। फिर मैंने सोचा, अगर वाकई शादी पर लोगों ने काफी खर्चा किया होगा। नई नई दुल्हन से अगर ससुराल वाले कोई चीज मांग लें तो वो खुशी खुशी अपना सब कुछ दे देती है। मेरे पास सलामी के भी कुछ पैसे मौजूद थे, शादी की खरीदारी भी अभी नई नई थी, मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी। मैंने बगैर किसी बहस के अपनी पूरी तनख्वाह उनके हवाले कर दी। मैंने कहा, ठीक है, आप रख लीजिए। मेरी सास का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगी, मेरे लिए दुआ करने लगी, मेरे सदके वारी होने लगी। उस रात उन्होंने खुद खाना बनाया और सबके सामने मेरी तारीफ भी की कि मैं कितनी अच्छी और समझदार बहू हूँ। मैं भी उनकी बातें सुनकर खुश हो रही थी। लेकिन सिर्फ 3-4 दिन बाद मैंने देखा कि मेरी सास वही 30,000 वाला जोड़ा खरीद कर ले आई, जिसका जिक्र वह फोन पर कर रही थी। मैंने कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गई। मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था। अभी तो कह रही थी कि शादी पर बहुत खर्चे हो गए हैं, घर के हालात तंग हैं, पैसों की जरूरत, फिर अचानक 30,000 का जोड़ा कहाँ से आ गया? लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद को समझाया। मैंने दिल में कहा, इनकी अपनी जिंदगी है, वो अपने पैसे जैसे चाहें खर्च करें, मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर मैं खामोश से दोबारा अपने काम में लग गई। इसी तरह अगले महीने भी जब मेरी तनख्वाह आई तो मेरी सास दोबारा मेरे पास आई। इस दफा भी उनके चेहरे पर वही नरमी थी और लहजा भी बड़ा प्यार भरा था। वो बोली, बेटा इस दफा भी मुझे अपनी तनख्वाह दे दो, बहुत जरूरत है, इस महीने का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, अब तुम लोगों के कमरे का एसी भी चलता है, खर्चे काफी बढ़ गए हैं। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। मेरे दिल में आया कि इस बार इनकार कर दूं, आखिर मेरी भी अपनी जरूरियात थी। लेकिन फिर यही सोचा कि अगर मैं नई नई बहू होकर इनकार कर दूंगी तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे यही लग रहा था कि इनकार करने वाली बहू बहुत बुरी लगती है, लेकिन उस वक्त मैं ये बात नहीं समझ सकी कि इनकार करने वाला शख्स इतना बुरा नहीं लगता, इतना हर महीने दूसरों से पैसे मांगने वाला बुरा लगता है। आखिर मैंने एक बार फिर खामोशी से अपनी पूरी तनख्वाह उनके हाथ पर रख दी। अब मेरे पास जो सलामी के पैसे भी थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। मेरी अपनी जमा पूंजी भी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। एक दिन मैं और शहजाद बाजार गए हुए थे, काफी देर मुख्तलिफ दुकानों पर घूमते रहे। एक बड़ी सी दुकान में मेरी नज़र एक बहुत खूबसूरत से सूट पर पड़ी। उसका रंग भी बहुत प्यारा था और डिजाइन भी ऐसा था कि देखते ही दिल आ गया। मैं रोजाना नए कपड़े पहनने वालों में से नहीं थी, लेकिन मैं एक टीचर जरूर थी। मुझे हर रोज साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाना पड़ता था। आखिर में इतने बड़े स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती थी। मैंने खुश होकर शहजाद से कहा, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया है। वो फौरन मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई। मैंने दिल में सोचा कि शादी के बाद यही तो खुशी होती है कि इंसान कभी कभी अपने शौहर की कमाई से भी अपनी पसंद की कोई चीज खरीद लेता है। हम दोनों दुकान के अंदर चले गए। मैंने सूट पसंद किया, दुकान वाले ने उसे अच्छी तरह से तय करके पैक में डाल दिया। फिर हम काउंटर पर आ गए। बिल बना तो सूट की कीमत 5,400 रुपये थी। काउंटर वाले ने कहा, जी पैसे। मैंने फौरन शहजाद की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शहजाद पैसे दे दें। वो मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे लगा तुम खरीद रही हो। मैंने हैरानी से कहा, मैं खरीद रही हूँ, लेकिन पैसे तो आपने ही देने हैं। मैंने ये बात बहुत आहिस्ता और आराम से कही ताकि किसी को सुनाई न दे। वो बोला, मेरे पास तो सिर्फ 3,000 रुपये हैं, उसमें सूट कैसे ले दूँ? वापसी पर पेट्रोल भी डलवाना है, घर भी जाना है, अम्मी ने 2 किलो दूध भी मंगवाया है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे ही बैठ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर तुम्हारी जेब में सिर्फ 3,000 रुपये हैं तो फिर मुझे बाजार क्यों लाए हो? मुझे पहले ही बता देते, मैं किसी चीज को दिल लगाकर देखती ही ना। मैंने खामोशी से दुकान वाले की तरफ देखा और कहा, भाई ये वापस रख लें। दुकान वाले ने शायद हमारी कैफियत समझ ली थी। वो मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं बाजी, फिर कभी ले जाइएगा। हम दोनों खामोशी से दुकान से बाहर निकल आए। वापसी के रास्ते में शहजाद ने पहले 2 किलो दूध खरीदा, फिर पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी रुकवाई और सिर्फ 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी बड़ी गाड़ी में सिर्फ 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं? वो बेबसी से बोला, और पैसे ही नहीं है। मैं खामोश हो गई। रात हुई तो अचानक मेरा इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया। मैंने शहजाद से कहा,
मेरे महीने वाला पैकेज करा दें। आज आखिरी तारीख थी और अभी खत्म हो गया है। वो बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, इस वक्त दुकानें भी बंद होंगी, कहाँ से जाकर कराऊं। मैंने कहा, अकाउंट से कर दें। वो बोला, मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं। मैंने हैरानी से कहा, क्या? फिर मैंने खुद ही कहा, मैं तो हमेशा अपने अकाउंट से ही कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं। वो बोला, तुम्हारे पैसे कहाँ गए? मैंने सीधा जवाब दिया, आपकी अम्मी को दे दिए। ये सुनते ही वो बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ लम्हों तक उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। फिर आहिस्ता से बोला, फिलहाल मेरे अकाउंट में भी कुछ नहीं है। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूँ? वो बोला, 2 दिन तो रह गए हैं, जब महीने की तनख्वाह आएगी तब करवा लेना। मैंने कहा, तनख्वाह 1 तारीख को थोड़ी मिलती है, 2 या 3 तारीख को मिलती है। क्या मैं पूरा हफ्ता फ़ोन इस्तेमाल ना करूँ? हमारे स्कूल के टीचर्स का ग्रुप है, बच्चों का अलग ग्रुप है, रोज़ाना वहाँ ज़रूरी पैगामात आते हैं, मुझे भी काम करना होता है, मेरा तो काम ही रुक जाएगा। वो बेबसी से बोला, यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब कहाँ से लाऊं? क्या इस वक्त भीख मांगने चले जाऊं? उसकी यह बात सुनकर मुझे अचानक बहुत गुस्सा आया। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा, खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। मेरे पास सिर्फ इतने बैलेंस के पैसे थे कि मैं अपने अब्बू को रिंग कर सकती थी। मैंने फौरन उन्हें रिंग किया, उन्होंने फौरन फ़ोन मिला लिया। मैंने कहा, अब्बू मेरा महीने वाला पैकेज लगा दें। उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, फौरन बोले, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो बाप थे, उन्होंने दोबारा ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं, ये भी नहीं पूछा कि इस वक्त क्यों ज़रूरत पड़ गई है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे मेरा पैकेज कर दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपना ज़रूरी काम मुकम्मल कर लिया। मैं उन औरतों में से कभी नहीं थी जो अपने शौहर की कमाई पर नज़र रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद कमाती थी। मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा था कि वो कितने पैसे कमाता है, लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। मैं सोचने लगी कि आखिर शहजाद की तनख्वाह कितनी है। हमें तो यही बताया गया था कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैं अपने हिसाब से यही समझती थी कि इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख तो ज़रूर कमाता होगा। लेकिन जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। शहजाद की तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपये थी। मैं हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी सिर्फ 30,000 रुपये। वो बोला, वहाँ पॉइंट्स के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में मजीद सवाल पैदा हुए। मैंने उसी वक्त इंटरनेट पर उस कंपनी के बारे में तलाश करना शुरू कर दिया। तब मुझे मालूम हुआ कि उस कंपनी में हर मुलाजिम की तनख्वाह उसकी कारकर्दगी के मुताबिक पड़ती है। जो जितना ज़्यादा काम करता है वो उतने ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करता है, इतनी ही तनख्वाह लेता है। बहुत से लोग उस कंपनी में लाख से भी ज़्यादा कमा रहे थे, कुछ लोग 1.5 लाख रुपए तक भी पहुँच चुके थे। तब मुझे समझ आया कि मसला कंपनी का नहीं था, असल मसला शहजाद की अपनी सुस्ती थी। वो दफ्तर तो जाता था, लेकिन शायद वो वहाँ जाकर सिर्फ वक्त गुजारता था, ना ज़्यादा मेहनत करता था और ना ही अपनी कारकर्दगी की बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इसलिए उसे सिर्फ बुनियादी तनख्वाह मिलती थी, जबकि बाकी लोग अपनी मेहनत की कई गुना ज़्यादा कमा रहे थे। अब मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि इस महीने में अपनी तनख्वाह किसी सूरत में अपनी सास को नहीं दूंगी। मैं यही सोच रही थी कि अब तक तो उनके सारे मसले हल हो चुके थे, आखिर कब तक हर महीने कोई ना कोई मजबूरी निकलती रहेगी। दूसरी तरफ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अपने अब्बू से इंटरनेट पैकेज करवाना पड़ा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने उनसे ये कहा कि मेरा पैकेज करवा दें। मैं हमेशा अपने सारे खर्चे खुद उठाती थी। उस दिन उन्होंने तो खुशी से मेरा पैकेज करवा दिया था। वो बाप थे, शायद उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं बार बार यही सोचती रही कि मैं शादीशुदा हूँ, अच्छी खासी नौकरी करती हूँ, फिर भी मुझे अपने बाप से पैकेज करवाना पड़ा। ये बात मेरे दिल पर बहुत भारी थी। जब इस महीने तनख्वाह आई तो मेरी सास सच बेमामूल मेरे पास आ गई। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मी इस दफ़ा मैं अपनी तनख्वाह नहीं दे सकती, आपका बेटा भी मुझे कोई खर्चा नहीं देता, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, बेटा मैं तो तुम्हारी तनख्वाह की आस लगाए बैठी थी, मैंने राशन भी उधार पर उठाया हुआ है, अगर तुम तनख्वाह नहीं दोगी तो घर कैसे चलेगा, हम खाएंगे क्या। मैं उन्हें रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। मैं सोचने लगी कि आखिर वाकई घर का खर्च मेरी तनख्वाह से चल रहा है, तो मैं कैसे इनकार कर दूं। आखिरकार मेरा दिल पसीज गया। मैंने एक बार फिर अपनी पूरी तनख्वाह उनके हवाले कर दी। इसके बाद तो ये मामूल बन गया, हर महीने मेरी सास कोई ना कोई भी मजबूरी बना देती। कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता, कभी राशन खत्म हो जाता, कभी किसी और खर्चे का बहाना बन जाता और हर महीने मेरी पूरी तनख्वाह उनके पास चली जाती। उधर मुझसे पूरे घर का काम भी लिया जाता, सुबह स्कूल जाओ, फिर वापस आकर खाना बनाओ, चाय बनाओ, बर्तन धो, कपड़े संभालो।
और अगर स्कूल से मैं थकी हुई वापस आती तो कई बार मेरे लिए ढंग का खाना भी नहीं बचता था। अब मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था। मैंने खामोशी से उनकी बातों और खर्चों पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर एक दिन मुझे एक बात मालूम हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे पता चला कि मेरी सास ने 15 लाख रुपए की कमेटी डाल रखी है। हर महीने उसकी 30,000 रुपए वाली किस्त होती है। तब मुझे समझ आया कि मेरी 50,000 तनख्वाह में से 30,000 रुपए वो सीधे कमेटी में जमा करवा देती थी और बाकी 20,000 रुपए वो अपने पास रख लेती थी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि उनकी कमेटी दूसरे नंबर पर निकल चुकी थी। इस कमेटी के पैसों से उन्होंने अपनी शादीशुदा बेटी को सोने का खूबसूरत सेट बनवा कर दिया, अपने लिए महंगा तरीन मोबाइल खरीदा, कीमती कपड़े खरीद लिए और अपने लिए भी सोने के जेवरात बनवा लिए। उस दिन मुझे हकीकत समझ आई। वो मेरी तनख्वाह से घर नहीं चला रही थी। वो मेरी कमाई से अपने ख्वाब पूरे कर रही थी, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। वो अपनी बेटियों पर पैसा खर्च कर रही थी। एक दिन मैं स्कूल से मामूली से काफ़ी देर से वापस आई। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। सुबह जल्दी मुझे सिर्फ हल्का सा नाश्ता किया था। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। मैं सीधी किचन में गई। मैंने बर्तन देखे, सब कुछ साफ हो चुका था। सिर्फ एक हांडी में थोड़ा सा शोरबा पड़ा हुआ था। एक आधी रोटी प्लेट में रखी हुई थी। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। उसी वक्त मेरी सास किचन में आ गई। उन्होंने मुझे खड़ा देखा तो बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, खाना ही नहीं बचा, मुझे भूख लगी है। वो बड़े आराम से बोली, हाँ आज सालन बहुत मजे का बना था, इसलिए साहब ने खाना खा लिया। मैंने पूछा, कुछ और है खा है? वो बोली, नहीं बेटा, और कुछ नहीं है। फिर हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम अंडा और ब्रेड खा लो। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई किचन से बाहर चली गई। मैं खामोशी से अंडा बनाया, ब्रेड सेकी, फिर अकेली बैठकर खाने लगी। पहला निवाला भी मुंह में डाला ही था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद भी नहीं समझ सकी कि मैं क्यों रो रही हूँ। शायद इसलिए कि मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, अपने मैके में भी नहीं। और आज मैं इस घर में थी जहाँ मैं दिन रात काम करती थी और अपनी पूरी तनख्वाह भी दे देती। इसके बावजूद मेरे लिए पूरा खाना भी नहीं बचा था। कुछ दिन बाद मैंने शहजाद से कहा, आप मुझे हर महीने कुछ कुछ खर्चा दिया करें। वो फौरन बोला, तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमाती हो, फिर तुम्हें खर्चा क्यों दूं? मैंने कहा, औरत चाहे अरबों रुपए भी कमाती हो, फिर भी उसका खर्चा देना मर्द की जिम्मेदारी होती है। वो फौरन बोला, अब मुझे फर्ज और हक न समझाओ, जब मेरे पास करोड़ों होंगे तब दे दिया करूंगा। मैंने गुस्से में कहा, करोड़ों कैसे होंगे? आप तो ठीक तरह से काम भी नहीं करते। बस इसी बात पर हमारी तल्ख कलामी, तल्ख बहस शुरू हो गई। वो गुस्से में बोला, सही कहते हैं, लोग नौकरी करने वाली औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को अपने पैसों का गुरूर होता है। मैंने भी फौरन जवाब दे दिया, कैसा गुरूर? शादी को 7 महीने हो गए हैं, मेरा हाथ बिल्कुल खाली हो चुका है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। अब तो हालत ये हो गई है कि मुझे एक कोलीग से 10,000 रुपये उधार लेने पड़े। वो हैरान होकर बोला, क्यों 10,000 रुपये किसी से लिए? मैंने कहा, अपनी शादी के वक्त आप लोगों ने मेरे लिए ज्यादातर काम वाले और भारी सूट बनवाए थे। अब शादी को भी कुछ महीने हो चुके हैं, मैं वही भारी सूट रोज स्कूल पहनकर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने 2 सादा जोड़े बनवा लिए हैं। उसने मेरी बात सुनकर कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। उसे इस बात का कोई जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी बीवी कर्ज लेकर कपड़े बनवा रही है। मेरे मोबाइल का पैकेज आज मेरे घर वाले करवा रहे हैं। मेरे पास अपनी जरूरत के लिए 1 रुपया नहीं हुआ। लेकिन स्कूल में ब्रेक होती तो बाकी टीचर्स कभी बर्गर मंगवाती, कभी समोसे, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कोई और चीज। वो सब मुझे आवाज देती, लेकिन मैं हर बार मुस्कुरा कर यही कहती, नहीं मैंने नहीं खाना, शादी से पहले बहुत खा लिया था, अब थोड़ी डाइटिंग कर रही हूँ। हालांकि हकीकत सिर्फ ये थी कि मेरे पास कुछ खरीदने के पैसे ही नहीं होते थे। मैं खामोशी से सबके साथ बैठती, सिर्फ पानी पीती रहती। हाँ, स्कूल की तरफ से चाय मुफ्त मिलती थी, इसलिए एक कप चाय पी लेती थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा। आखिर हर इंसान की कुछ न कुछ जरूरियात होती हैं, औरतों की अपनी जाती जरूरतें होती हैं, लेकिन मेरे पास तो इन्हें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब भी मैंने शहजाद से पैसे मांगती तो वो हमेशा एक ही जवाब देता, मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब दे दूंगा। जितना मैंने उन लोगों के लिए खर्च करती थी, उतना ही ये लोग मेरे सर पर चढ़ते जा रहे थे। ना मेरे काम की कोई कदर करते थे और ना मेरी कुर्बानियों की कोई अहमियत। एक दिन सुबह मेरी सास ने मुझे आवाज दी और बोली, बेटा आपसे तुम सुबह नाश्ता बनाकर जाया करो, वैसे भी तुम सुबह जल्दी जागती हो, पूरे घर का नाश्ता बना दिया करो।
मैंने उनकी तरफ देखा और खामोशी से सर हिला दिया। इस घर में 7 लोग रहते थे, अब रोजाना 7 लोगों का नाश्ता भी मेरी जिम्मेदारी बन गया। पहले मैं सुबह 7 बजे उठती थी, आराम से तैयार होती थी और 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाती, लेकिन अब मैं मुझे 6 बजे उठना पड़ता था। 1.5 घंटा सिर्फ नाश्ते की तैयारी में गुजर जाता। किसी के लिए पराठे, किसी के लिए आमलेट, किसी के लिए चाय, किसी के लिए अंडे, किसी के लिए अलग पसंद, हर एक की अलग अलग फरमाइश। जब तक सबका नाश्ता तैयार होता, मेरे जिस्म से आधी ताकत निकल चुकी होती। फिर जल्दी जल्दी खुद तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती। मैं सुबह ही इतनी थक जाती थी कि पूरा दिन मेरा मूड खराब रहता। पढ़ाते हुए कई बार मेरा सर भारी महसूस होता। दिल ही दिल में एक बात बार बार आती थी, जो लोग ये समझते हैं कि अगर आप किसी पर पैसे खर्च करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा, वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ लोग होते हैं। मैं हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह दे रही थी, घर का काम सारा कर रही थी, सुबह नाश्ता भी, शाम का खाना भी, बर्तन में कपड़े भी। इसके बावजूद मेरी इज्जत की बजाय सिर्फ ताने मिलते थे। अब तो मेरी सास मामूली मामूली बातों पर मुझे डांट रही थी। कभी कहती, तुम्हारे घर वालों ने तुमसे नौकरी तो करवा ली, लेकिन तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। कभी पराठा देकर कहती, ये कैसा पराठा बनाया। कभी अंडा देकर कहती, ये अंडा ऐसे बनाते हैं। हालांकि उनकी अपनी दोनों बेटियां घर में रहती थी, लेकिन वो दोनों किसी किस्म का काम नहीं करती थी। उन्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। इधर शहजाद का रवैया भी बदलता जा रहा था। अब वो भी मामूली मामूली बात पर मुझसे झगड़ने लगता। गुस्से में जो मुंह में आता वही बोल देता और हर झगड़े के आखिर में एक ही बात जरूर कहता, तुम नौकरी करने वाली लड़की हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है। कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसकी यह बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगती थी। एक दिन मैं किचन से पानी लेने जा रही थी कि ड्राइंग रूम से शहजाद और मेरी सास की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैं बेख्तियार रुकी। शहजाद हंसते हुए कह रहा था, बीवी तुम्हें ढूंढ कर लाया था, लेकिन मजे तो आपके लगे हुए हैं। ये सुनकर मेरी सास जोर जोर से हंसने लगी। फिर बोली, तो फिर क्या हुआ, हमने तुम्हें अपनी पसंद की शादी करने दी है, अब तुम भी मजे करो। शहजाद बोला, अच्छी तो है, खूबसूरत भी है, लेकिन जबान बहुत तेज है इसकी। मेरी सास ने बड़े इत्मीनान से कहा, कोई बात नहीं, जबान भी काबू में आ जाएगी। ये कहकर दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा और जोर जोर से हंसने लगे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनती रही। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बहुत जोर से चोट मारी हो। उसी लम्हे मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने पहली बार खुद से एक सवाल किया, अगर मैं सब कुछ जानते हुए भी इन लोगों के जुल्म का शिकार बनी रही, तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा, मेरे शऊर का क्या फायदा। मैं किस बात की पढ़ी लिखी औरत हूँ। मैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली एक एटीएम मशीन बनकर रह गई हूँ। उस दिन मैंने दिल ही दिल में ये फैसला किया, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो रात शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबी रात थी। मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। कभी छत को देखती, कभी करवट बदलती, कभी अपने साथ होने वाली हर बात को याद करती। अपनी पहली तनख्वाह, अपने अब्बू से करवाया पैकेज, खाली पर्स, उधार के कपड़े, भूख में खाया हुआ ब्रेड और अंडा, हर मंजर एक एक करके मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आज तक मैंने अपनी अम्मी अब्बू को एक लफ्ज भी नहीं बताया था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं खुश हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि ज्यादा देर तक ये सब छुपने वाला नहीं था, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सबको मालूम होने वाला था। आज 1 तारीख थी, सुबह का वक्त था। मैं अभी सो रही थी, क्योंकि अभी मेरे स्कूल जाने का वक्त नहीं हुआ था। मैंने रात को ही फैसला कर लिया था कि आज मैं अपने मुकर्रर वक्त पर उठूंगी, हर रोज की तरह 2 घंटे पहले नहीं जागूंगी। मैं अभी आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि अचानक मेरे कमरे के बाहर जोर जोर से आवाजें आने लगी, राबिया राबिया कहाँ मर गई, नाश्ता क्या तेरा बाप बना कर जाएगा, अभी तक सो रही है, नाश्ता कब बनेगा, छोटी ने स्कूल जाना है, सबको भूख लगी है, जल्दी बाहर आओ। मेरी सास मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं खामोशी से उनकी आवाज सुनती रही। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, ये वही औरत थी जो रोते हुए हर महीने मुझसे मेरी पूरी तनख्वाह मांगती थी। आज 1.5 साल गुजर चुका था और अब इन्हें ये हक महसूस होने लगा था कि वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुझ पर हुक्म चलाएं। मैंने अंदर ही अंदर कहा, अब इसका भी कुछ करती हूँ। मैंने फौरन बाहर जाने के बजाय आराम से उठकर नहाया, तैयार हुई, अपना बैग संभाला। ये सोच लिया था कि आज नाश्ते की फिक्र नहीं करूंगी, स्कूल जाकर ही कुछ खा लूंगी। इधर मेरा शोर सच पे मकबूल गहरी नींद सो रहा था। वो ऐसा ही सो रहा था जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही ना हो। सारी रात मोबाइल पर रील्स देखने के बाद सुबह ऐसी नींद होती थी
कि उसे आसपास की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। मैं मुकम्मल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। बाहर मेरी सास बाजू बांधे मेरे इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, बड़ी बन-ठन के कहाँ जा रही हो मैडम? पता नहीं था तुम्हारी बड़ी नंद भी रात को आई हुई है। सुबह उठकर नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अब कहाँ जा रही हो? मैंने पूरी खामोशी और सुकून से कहा, स्कूल जा रही हूँ। फिर मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, और अगर मैं नाश्ता नहीं बनाया तो आप लोग खुद भी तो बना सकते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। शायद उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं पहली बार उनकी बात का जवाब दिया है। मैंने मजीद कहा, क्या आप लोगों को नाश्ता बनाना भूल गया है? नाश्ता बनाना नहीं आता? आप रास्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। यह कहकर मैं सीधी बाहर निकल गई। बाहर वही रिक्शा पहले से ही खड़ा था, जिसमें बैठकर रोज स्कूल जाती थी। इस रिक्शे के पैसे भी आज तक मेरे बाबा ही देते थे। मैं खामोशी से रिक्शे में बैठी और स्कूल रवाना हो गई। पूरा दिन स्कूल में मेरा दिल हल्का हल्का मुतमिन था। मुझे मालूम होता था कि आज मैंने अपनी जिंदगी का पहला कदम उठा लिया है। छुट्टी के बाद जब मैं घर वापस आई तो मैं समझ रही थी कि शायद मेरी सास मुझे बहुत कुछ सुनाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। मुझे फौरन समझ आ गया कि वो खामोश क्यों है। उन्हें मालूम था कि आज तनख्वाह मिलनी है, इसलिए वो इंतजार कर रही थी। मैंने कपड़े बदले ही थे कि वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई। बड़े नर्म लहजे में बोली, क्या हुआ बेटा? सुबह तो तुम बहुत गुस्से में थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। फिर बोली, इस दफा बिजली का बिल पूरे 27,000 रुपये आया है। अब यहाँ से ही अंदाजा लगा लो, आधे से ज्यादा पैसे तो इसी में चले जाएंगे। पीछे बचेगा क्या? चलो आप मुझे पैसे दे दो। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर मुकम्मल सुकून था। मैंने ना आवाज ऊंची की और ना ही बदतमीजी की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन आ रहा हो। उन्होंने कहा, क्यों मिले नहीं हैं क्या? मैंने कहा, जी मिल गए हैं। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, और आपको याद होगा कि मुझे इस घर में आते हुए 1.5 साल का अरसा हो चुका है। आज मुझे 65,000 रुपये तनख्वाह मिली है। इस बार 5,000 रुपये मजीद बढ़ गए हैं। ये सुनते ही उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने कहा, लेकिन मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। वह हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने निहायत इत्मीनान से कहा, वो क्या है? ये मेरे पैसे हैं और मुझे इनकी आपसे ज्यादा जरूरत है। आपका बेटा भी कमाता है, आपके शोहर की पेंशन भी आती है। आपके पास कमाने वाले 3 लोग हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं। मेरा अपना शोहर भी मेरे खर्चे नहीं उठाता, इसलिए अब मुझे अपने खर्चे खुद ही रखने हैं। और मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। वो फौरन बोली, लेकिन बेटा अगर बिजली का बिल ना दिया तो मीटर कट जाएगा। मैंने बिल्कुल सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर कट जाएगा तो कट जाए, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश होगी। शायद उन्होंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि जब शहजाद उठेगा तो वो उसे मेरे खिलाफ जरूर भड़काएंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं स्कूल से छुट्टी के बाद सीधी बाजार चली गई। 1.5 साल बाद पहली बार मैंने अपने लिए अपनी पसंद के कपड़े खरीदे। फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर सुकून से खाना खाया। इसके बाद मैंने अपनी पूरी तनख्वाह अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दी। लेकिन अब मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा था। मुझे मालूम था कि अगर पैसे मेरे पास रहे तो ये लोग किसी न किसी तरीके से मुझसे ले लेंगे। शाम को जब मैं घर वापस आई तो शहजाद भी दफ्तर से आ चुका था। वो पहले बाहर अपनी माँ से बात कर चुका था, फिर गुस्से से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। मैं उस वक्त आराम से बैठी चाय पी रही थी। मुझे पहले ही मालूम था अब वो क्या कहने वाला है। वो कमरे में आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो अपनी आवाज़ को नम रखने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे सामने आकर बड़े आराम से बोला, राबिया अम्मी को तनख्वाह दे दो, बड़ी परेशान बैठी हैं। उन्हें कमेटी भी देनी है, बिजली का बिल भी आ गया है, इस दफ़ा दे दो, अगले महीने मत देना। मैं इसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराई। मुझे अच्छी तरह से याद था पिछले 1.5 साल से हर महीने ये जुमला सुना जा रहा था, फिर इस्तीफा दे दो, अगले महीने मत देना, और यही कहते कहते 1.5 साल गुजर गया था। मैंने सुकून से कहा, मेरे पास तनख्वाह नहीं है, मैंने सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं। आपको बताया था ना कि मैंने कर्ज लिया हुआ था, वो कर्ज भी उतारना है। कर्ज उतारने के बाद शायद 2 या 3 हज़ार रुपये ही बचेंगे। इन 2-3 हज़ार में अम्मी क्या करेंगी? आप एक काम करें, इस दफ़ा आप बिजली का बिल दे दें, कमेटी भी जमा करवा दें, फिर अगले महीने मैं दे दूंगी। मैंने जानबूझकर इन्हीं की पुरानी बात उन्हीं को वापस सुनाई दी। उसने फौरन कहा, तो बैंक से निकलवा लो ना पैसे, ज़रूरत है। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, आज एक तारीख है, आपकी भी तनख्वाह आई होगी, वो कहाँ है? और अबू की पेंशन भी आज आई होगी। आपके अब्बू तो वापटा में थे, अच्छी खासी पेंशन आती होगी। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से बोला, हमारे पैसों पर नजर मत रखो, तुम्हें जो कहा है वो करो। मैंने भी सुकून से जवाब दिया, फिर मेरे पैसों में भी नजर नहीं रख सकते।
वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, अच्छा आप मेरे साथ जबान चलाओगी? मैंने पूरी मजबूती से कहा, हाँ चलाऊंगी। इतने में मेरी सास जो खड़ी सारी बातें सुन रही थी, गुस्से से कमरे में दाखिल हो गई। वो चीखते हुए बोली, किसी ने इसके कान भर दिए हैं। ये अब पैसे नहीं देगी। अगर ऐसा है तो हम इसे घर में नहीं रहने देंगे। निकल जाइए मेरे घर से। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। मैंने फौरन कहा, ठीक है, अभी निकल जाती हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरा जवाब सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। शायद उन्हें यकीन था कि मैं डर जाऊंगी, रोऊंगी, माफिया मांगूंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी सास जल्दी से बोली, अगर इस दहलीज से बाहर कदम रखा तो मेरा बेटा तुझे तलाक दे देगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, दे दे, मैं इंतजार करूंगी। मैं कमरे में गई, अपना जरूरी सामान पैक किया और तमाम जेवरात भी साथ रख लिए जो मेरे अम्मी अबू ने मुझे दिए थे। मैंने वहीं खड़े खड़े गाड़ी पिक की, फिर अपने अब्बू को फ़ोन किया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब्बू मैं घर आ रही हूँ। चंद मिनट बाद मैं अपने घर से हमेशा के लिए बाहर निकल चुकी थी। पूरे रास्ते मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था। मुझे लग रहा था जैसे आज मैंने खुद को आज़ाद कर लिया। घर पहुंची तो अम्मी और अब्बू दोनों परेशान हो गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। फिर मैंने शुरू से आखिर तक एक-एक बात उन्हें सुना दी। हर महीने की तनख्वाह, भूख, जिल्लत, ताने, कर्ज, सब कुछ। अबू खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं यही सोचती रही कि शायद ये लोग एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं बदले। उसी शाम मेरी सास का फोन आ गया। उन्होंने बड़ी अकड़ से कहा, आपकी बेटी कूद गई है। हमने तो उसे कुछ नहीं कहा। इसे कहें हमसे माफी मांगे, गलती इसी की है। मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, मेरी बेटी किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। अगर किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो वो आप लोग हैं, जो पिछले 1.5 साल से इसके खून पसीने की कमाई से पलते आ रहे हैं। आज मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। और सुन लें, मेरे घर आने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा तलाक दे देना चाहता था ना, उसे कहें आ जाए, मैदान में आ जाए। जब मोहब्बत और इश्क का भूत उसके सर पर सवार था तो उसने अपनी मर्जी से 80 लाख रुपए हक महर लिखवाया था। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म भी नहीं। और जिन लोगों के घर के खर्चे उनकी बहू की तनख्वाह से चलते हैं, उनके पास शायद 80,000 रुपये भी ना हो। 80 लाख रुपए कहाँ से देंगे? अब अगर कोई बात होगी तो अदालत में होगी। अब्बू की बात सुनकर दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी। फोन बंद हो गया। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उस फोन के बाद उनके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरी सास को पहली बार पता चला था कि मेरा हक मेरे 80 लाख रुपए लिखा हुआ है। इस सब शहजाद ने मोहब्बत के जज्बात में खुद लिखवाया था। अब अगर वो मुझे तलाक देता तो उसे बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती। मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर 6 महीने रही। इन 6 महीनों में किसी ने मुझे वापस आने के लिए मजबूर नहीं किया। एक दिन अचानक दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने शहजाद खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में पहले वाली अकड़ नहीं थी। वो आहिस्ता से बोला, मैं किसी को बताकर नहीं आया हूँ। मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। बराह करम राबिया को मेरे साथ भेज दें। मेरे अब्बू ने बैठने को कहा, फिर बड़े सुकून से बोले, ऐसा आसानी से नहीं होगा। अगर तुम वाकई अपने साथ रखना चाहते हो तो पहले हर बात लिख कर दो। पहली बात, इसकी कमाई पर तुम्हारा तुम्हारे घर वालों का कोई हक नहीं होगा। दूसरी बात, ये तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रहेगी। अगर तुम इसे अलग घर में रख सकते हो तो मैं भेज देंगे। घर का आधा खर्चा तुम दोगे, आधा ये देगी। बाकी इसकी कमाई इसकी अपनी होगी। और एक बात और, तुम हर महीने इसे खर्चा भी दोगे। शहजाद कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बोला, मैं तैयार हूँ। शायद इन 6 महीनों में भी एहसास हो गया था कि अगर बीवी के साथ अलग घर में सुकून से रहे, वो दोनों मिलकर जिंदगी गुजारे तो ये उनके लिए बेहतर है। आखिरकार उसने कागज पर तमाम शराइत लिखकर दस्तखत कर दिए। उसने ये भी लिखा कि वो मुझे हर महीने 10,000 रुपये खर्चा देगा। हालांकि मुझे उसके पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा, ये खर्चा ज़रूर देगा ताकि इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहे। इसके बाद एक फ्लैट किराए पर लिया गया। किराया आधा वो देता था, आधा मैं देती थी। मेरा सारा सामान उसके वालिदैन के घर से उठाकर फ्लैट में मुंतकिल कर दिया गया। मैं भी वहाँ जाकर रहने लगी। आज अल्लाह के फजल से हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर है। हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। शहज़ाद अपनी अम्मी अबू से मिलने जाता है, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं मिलती और ना ही वो मेरे सामने उनकी कोई बात करता है। इसी वजह से हमारे घर का सुकून कायम है। आज मैं इत्मीनान से कह सकती हूँ कि इज़्ज़त तब मिलती है जब इंसान अपनी इज़्ज़त करना सीख ले। जिस दिन मैंने अपने लिए खड़ा होना सीखा, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे अब्बू ने मुझे एक और बहुत अहम बात समझाई थी। उन्होंने कहा, बेटा अभी जल्दी में कोई बड़ा फैसला मत करना। पहले हालात को देखो, उस शख्स को देखो। अब वो तुम्हारे साथ कैसा रहता है? क्या वाकई बदल गया है या सिर्फ वक्ती तौर पर ठीक हुआ है?
जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि अब वो तुम्हारी इज्जत करता है और तुम्हें समझता है, तब अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला करना, खास तौर पर खानदान बढ़ाने के बारे में। मैंने अप्पू की ये बात मान ली। मैंने सोचा कि पहले हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, पहले एतमाद वापस आ जाए, उसके बाद ही आगे की जिंदगी के बारे में सोचूंगी। अब हमें अलग रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दौरान सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। शहजाद अब मेरे साथ पहले से बहुत अच्छा रवैया रखता है। उसने एक दिन खुद मेरे सामने बैठकर ये भी बात तस्लीम की कि वो अपनी अम्मी अबू की बातों में आकर मेरा ख्याल नहीं रखता था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी किसी की बात सुनकर मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। अब वो हर महीने मुझे खर्चे के लिए 10,000 रुपये भी देता है। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपनी नौकरी से 70-80 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। मुझे इस 10,000 रुपये की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब वो अपने हाथ से वो पैसे देता है तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे नहीं होते, वो उसकी जिम्मेदारी का एहसास होते हैं। वो इसकी बात की अलामत होते हैं कि अब वो मुझे अपनी जिम्मेदारी समझता है। मैं वो पैसे हमेशा अपने ऊपर खर्च करती हूँ। कभी अपनी पसंद का कोई सूट खरीद लेती हूँ, कभी कोई छोटी सी चीज़ ले लेती हूँ, और हर बार मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ बाप को अपनी बेटियों का हक महर हमेशा मुनासिब और मजबूत रखना चाहिए, और शादी के बाद भी अपनी औलाद के पीछे मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मजबूत सहारा ही इंसान को जुल्म से निकाल सकता है। और एक बात मैं अपनी ज़िंदगी से सीख चुकी हूँ कि सिर्फ जुल्म करने वाला गलती पर नहीं होता, कई बार जुल्म सहने वाला भी गलती करता है, क्योंकि जब इंसान खामोश रहकर हर ज्यादती को बर्दाश्त करता रहता है तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। अपने हक के लिए इज्जत के साथ आवाज़ उठाना कभी गलत नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।